आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द खुशहाल वर्ल्ड में। लास्ट क्लास में अपन पढ़ा था शेषवावस्था के बारे में। हर्लॉक और स्टैनले होल ने जो वर्गीकरण बताया था उसके बारे में पढ़ा था। आज अपन बात करेंगे शेषवावस्था की विभिन्न परिभाषाओं और उसको किस किस नामों से जाना जाता है, यानी कि उसके उपनामों के बारे में। सबसे पहली बात आती है कि शेषवावस्था सीखने का आदर्श काल है। कौन सा काल है? आदर्श काल। ये किसने कहा था? वैलेंटाइन ने। वैलेंटाइन डे वाले की बात नहीं कर रही हूँ, वैलेंटाइन एक वैज्ञानिक है जिन्होंने ये परिभाषा दी थी कि शेषवावस्था क्या है? सीखने का आदर्श काल है। तो इसके अंदर क्या है, इन परिभाषाओं में क्या है कि मेन भले ही आपको वैज्ञानिक इतने ज्यादा याद रहे ना रहे, लेकिन ये चीज जरूर याद रहनी चाहिए कि सीखने का आदर्श काल किस अवस्था को कहा गया है? शेषवावस्था को। तो सीखने का आदर्श काल शेषवावस्था को किसने कहा है? वैलेंटाइन ने। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है अपने पास, शेषवावस्था सीखने का स्वर्ण काल है। शेषवावस्था सीखने का स्वर्ण काल है, ये किसने कहा था? विलियम मैकडूगल ने। विलियम मैकडूगल कौन है? ये मूल प्रवृत्तियां जो होती है उनके जनक हैं। इन्होंने मूल प्रवृत्तियों की बारे में सब कुछ बताया था, ये अपन आगे और डिस्कस करेंगे। तो शेषवावस्था को सीखने का स्वर्णकाल किसने कहा था? विलियम मैकडूगल ने। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है कि बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है जिस पर शिक्षक अपने अनुभव लिखता है, ये कहा था जॉन लॉक ने। कोरी स्लेट मतलब जैसे ही बोर्ड है, इसमें मैं सब कुछ मिटा दूं तो ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल खाली, और फिर अपन इसमें जो चाहे वो लिख सकते हैं। वैसे ही जो छोटा बच्चा होता है उसका मस्तिष्क भी क्या होता है? बिल्कुल खाली होता है। उसमें अपन जैसे जैसे विचार डालेंगे, जैसी बातें अपन उसको सिखाएंगे, वो वैसा ही सीखेगा। तो ये बात किसने कही थी? जॉन लॉक ने। शेषवावस्था में प्रवृत्ति जन्य व्यवहार की प्रधानता होती है। ये परिभाषा भी दी थी विलियम मैकडूगल ने। एक परिभाषा अपन ने विलियम मैकडूगल की यहाँ देखी कि इन्होंने क्या कहा था? शेषवावस्था को सीखने का स्वर्णकाल। अगली परिभाषा में इन्होंने क्या कहा कि शेषवावस्था क्या है? प्रवृत्ति जन्य व्यवहार की इसमें प्रधानता होती है। प्रवृत्ति जन्य व्यवहार क्या होता है कि जैसे कोई भी बच्चा होता है, अगर उसको कुछ चीज चाहिए तो वो उसके लिए फट से रोने लग जाता है। लेकिन अभी जैसे अपन बड़े हो गए तो अपने को कोई चीज चाहिए तो अपन उसके लिए, वो अगर अपने को नहीं मिल रही है तो अपन उसके लिए रोएंगे क्या? नहीं रोएंगे। अपन उस इच्छा को अपनी को दबा लेंगे, भाई कोई बात नहीं, आज नहीं मिल रही है तो बाद में मिल जाएगी, फिर कभी ले लेंगे। लेकिन जो छोटा बच्चा होता है वो ऐसा नहीं सोचता, उसको तो जो चीज चाहिए वो चाहिए ही चाहिए, यानी उसके अंदर मूल प्रवृत्ति या प्रवृत्ति जन्य जो व्यवहार होता है उसकी प्रधानता होती है। ये बात किसने कही थी? विलियम मैकडूगल ने। अगली बात आती है शेषवावस्था नींव की आयु होती है। ये इनके उपनाम भी है कि आदर्श काल, शेषवावस्था को क्या कहते हैं? आदर्श काल, स्वर्ण काल, है ना। प्रवृत्ति जन्य व्यवहार की प्रधानता, नींव की आयु किसे कहा गया है? शेषवावस्था को। और इसे नींव की आयु किसने कहा था? वैज्ञानिक स्टैनले हॉल ने। नींव की आयु मतलब जैसे अपन कोई भी मकान बनाते हैं, अपना बड़ा मकान बनता है तो उसके अंदर सबसे पहले अपन नींव रखते हैं ना, वैसे ही छोटा बच्चा भी क्या है? एक नींव के समान है। उसकी आयु कैसी है? नींव की तरह होती है, जिसपे अपन धीरे धीरे करके बड़ा मकान खड़ा करते हैं। अगली परिभाषा आती है शेषवावस्था में काम प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है। जहां भी काम प्रवृत्ति की बात आती है वो वहां किसका नाम आएगा? सिगमंड फ्रायड का। यानी सिगमंड फ्रायड ने एक मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत भी दिया है, जिसमें इन्होंने शिशु की 5 अवस्थाओं के बारे में बताया कि काम प्रवृत्ति शिशु के 5 क्षेत्रों में अलग अलग में विभाजित होती है, जैसे मुखी अवस्था, बुद्धि अवस्था। ये अपन जो विकास के सिद्धांत पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। तो काम प्रवृत्ति बहुत प्रबल कौन सी अवस्था के अंदर होती है? शेषवावस्था में। बाल्य अवस्था में क्या होता है कि ये बिल्कुल लुप्त हो जाती है, ये खेलों में इनमें चली जाती है। तो सबसे प्रबल किसके अंदर होगी? शेषवावस्था में। फिर अगली परिभाषा आती है, वापस सिगमंड फ्रायड ने एक और परिभाषा दी कि जीवन के 4-5 वर्षों में बालक भावी जीवन की नींव रख लेता है। यानी अपन कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि पूत के पैर पालने दिख जाते हैं, वही चीज है कि मतलब आगे बच्चा क्या करने वाला है, उसका व्यवहार किस तरह का होने वाला है, उसकी किस क्षेत्र में रुचि होगी, ये किस शुरू के जो 4-5 वर्ष होते हैं उसी में वो अपने भावी जीवन की नींव रख लेता है।
फिर आती है बालक प्रारंभ के 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से दुगना सीख जाता है। यह बात कही थी वैज्ञानिक गैसेल ने। यानी जन्म से लेके 6 वर्ष तक अपन बच्चे को जितना सिखाएंगे वो जो शुरू अगले 12 वर्ष के बाद में जो सीखेगा वो उससे कहीं ज्यादा दुगना वो किसमें सीख जाएगा, शुरू के 6 वर्षों में सीख जाएगा। यानी कि जो शेषवा अवस्था होती है 0 से 6 वर्ष की या जन्म से 6 वर्ष वाली जो अवस्था है उसमें बालक की सीखने की गति क्या होती है, बहुत अधिक तीव्र होती है। जैसे अपन को शुरू छोटी क्लासों में 3rd 4th तक जो भी चीज अपने को सिखाई जाती है वो अपने को हमेशा याद रहती है। ABCD जो भी अपन शुरू में सीखते हैं वो हर चीज अपने को याद रहती है, लेकिन जैसे जैसे अपन बड़े होते जाते हैं, बड़ी क्लास में आते हैं, वो धीरे धीरे अपन उनको भूलने लग जाते हैं, लेकिन जो शुरू में सीखेंगे वो अपने को हमेशा याद रहेगा। फिर आता है शेषवावस्था जन्म से 2 सप्ताह तक चलती है। यह बात किसने कही थी, हरलॉक ने। ये आपको इससे पहले वाली क्लास में भी बताया जा चुका है कि हरलॉक और जो स्टेनले होल का वर्गीकरण बताया था उसमें हरलॉक ने शेषवावस्था का समय क्या बताया है, जन्म से 2 सप्ताह। तो इसका क्वेश्चन कैसा आएगा कि शेषवावस्था का समय कितना है, 4 ऑप्शन आ जाएंगे, जन्म से 2 सप्ताह, जन्म से 3 वर्ष, 3 से 4 वर्ष, 5 से 6 वर्ष। तो क्या आंसर आएगा, जन्म से 2 सप्ताह। यदि उसमें ये नहीं आता है और आता है 0 से 5 या 6 वर्ष तो वो ऑप्शन राइट होगा। दोनों ऑप्शन कभी भी एक साथ नहीं आएंगे। अब आता है अगला, इसको जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कहा जाता है। शेषवावस्था क्या है, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। और अगला इसका उपनाम है मन की मौजों में विचरण करने की अवस्था। यानी जो बालक होता है, जो शिशु होता है, वो अपने ही मन की मौजों में क्या करता रहता है, विचरण करते रहता है, अपने ही विचार बनाता रहता है, अपने ही अंदर खोया हुआ रहता है। यानी उसका व्यक्तित्व कैसा होता है, इसके अंदर अंतर्मुखी होता है। अब आता है संस्कारों के निर्माण की अवस्था। शेषवावस्था में ही बच्चे में संस्कारों का निर्माण अच्छे से किया जा सकता है। यानी अपन उसको इस अवस्था में जो कुछ भी सिखाएंगे वो वैसा ही सीखेगा। जैसे अपन कोई आता है, कोई बड़े आते हैं, घर में मेहमान आते हैं तो अपन उनको नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो अपन उस बच्चे को यदि अपन सिखाएंगे कि भाई आप ये आए हैं इनको नमस्ते करो, जय श्री कृष्णा करो, तो वो वैसा ही सीखेगा। यानी उसमें संस्कारों के निर्माण का संस्कार कब डाले जा सकते हैं, शेषवावस्था में ही डाले जा सकते हैं। आप उसको जैसा सिखाओगे, यदि आप उसको बोलोगे कि इसको पागल कह दे तो वो उसको पागल ही बोलेगा। मतलब जो आप उसके अंदर जैसे विचार आप डालोगे वो वैसा ही सीख जाएगा। अगला इसका नाम है नाजुक व खतरनाक अवस्था। यानी शिशु क्या होता है, बहुत नाजुक होता है, बिल्कुल फूल की तरह कोमल होता है। और खतरनाक अवस्था क्यों कहा गया है, क्योंकि जैसे खतरनाक भी है क्योंकि वो खुद तो कुछ समझता नहीं है, दूसरों के ऊपर ही डिपेंड रहता है पूरी तरीके से। तो जैसे अपन ने बच्चे को कहीं सुला दिया, बेड पे सुला दिया और अपन थोड़े से भी इधर उधर हो गए और अगर वो जग गया और करवट लेते लेते इधर उधर गिर गया तो कितनी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये इसीलिए इसको क्या कहा गया है, खतरनाक अवस्था भी कहा गया है। अतार्किक चिंतन की अवस्था। शेषवावस्था में चिंतन कैसा होता है, अतार्किक होता है। यानी वो कोई बात नहीं सोचता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो तो वही करेगा जो उसके मन में आएगा। और इसको कहते हैं प्राक स्कूल अवस्था, यानी प्री स्कूल एज। शेषवावस्था क्या होती है, प्री स्कूल एज, यानी स्कूल जाने से पहले वाली अवस्था। तो ये थे अपने इसकी कुछ परिभाषाएं और उपनाम। अब अपन पढ़ेंगे इसके अंदर जो अलग अलग विकास होते हैं, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक विकास, इन सब के बारे में अब अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे शारीरिक अब अपन पढ़ेंगे शारीरिक विकास। यानी कि शेषवावस्था में बालक का शारीरिक विकास किस तरीके से होता है, उसकी हृदय की धड़कन कैसी होती है, शारीरिक विकास तीव्र होता है या मंद होता है, ये पढ़ेंगे। सबसे पहले बात आती है गति की। यानी शेषवावस्था में जो उसके विकास, शारीरिक विकास की जो गति होती है वो कैसी होती है, तीव्र होती है। यानी उसका जो शरीर का विकास होगा वो कैसा होगा, जल्दी जल्दी होगा। ये शारीरिक विकास की जो गति होती है वो सभी अवस्थाओं में अलग अलग होती है। जैसे शेषवावस्था में तीव्र है तो बाल्यावस्था में शारीरिक विकास की गति कैसी हो जाएगी, मंद हो जाएगी, और वापस किशोरावस्था में इसकी गति कैसी होगी, तीव्र होगी।
तो जो शारीरिक विकास वो शेषावस्था में कैसा होता है, तीव्र गति से होता है। जब बालक जन्म लेता है तो जन्म के समय उसका भार लगभग कितना होता है, 7 से 9 पौंड होता है। फिर उसके बाद आती है उसकी लंबाई कितनी होगी, लंबाई होती है 19.5 इंच से 20.5 इंच, या एवरेज अपन निकाले तो वो लगभग कितनी होती है, 20 इंच। कितनी होती है, 20 इंच। ऐसा माना जाता है कि लड़कियों की जो लंबाई होती है वो जन्म के समय लड़कों से क्या रहती है, थोड़ी ज्यादा रहती है। और एक इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, कौन से बालक, प्रतिभाशाली बालक, उनकी लंबाई जो है वो सामान्य लंबाई से 1 इंच अधिक होती है, 1 इंच अधिक होती है। प्रतिभाशाली बालकों की लंबाई कैसी होती है, सामान्य बालक की जो लंबाई होती है उससे 1 इंच ज्यादा होती है। तो अब जब भी आप लोगों के बच्चे हो तो उनकी लंबाई नाप लेना, अगर सामान्य लंबाई है तो उनकी लंबाई वो कैसे बनेंगे, सामान्य बनेंगे। अगर थोड़ी 1 इंच 1.5 इंच ज्यादा है तो कैसे बनेंगे, प्रतिभाशाली बालक बनेंगे। फिर आगे बात आती है उसके नेत्रों की, यानी जो शिशु के नेत्र होते हैं वो लगभग 30 घंटे में क्या हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। नेक्स्ट है मांसपेशियों का भार शरीर के कुल भार का कितना होता है, 23%। यानी शिशु का जो शरीर का जितना वेट है, जितना उसका भार है, जैसे 2 किलो 2.5 किलो 3 किलो जो भी उसका भार है, उसका 23% क्या होगा, उसकी मांसपेशियों का भार होगा। इस शिशु के जो हृदय की धड़कन है वो कितनी होती है, 110 से 140 प्रति मिनट। यानी शिशु का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 110 से 140 बार। जैसे अपना जो वयस्क होते हैं उनका लगभग कितनी होती है, 70 से 75 के बीच में होती है, लेकिन जो शिशु होता है उसकी कितनी होती है, 110 से 140 प्रति मिनट। अगली बात आती है श्वसन क्रिया, यानी वो एक कितनी बार श्वास लेता है, 1 मिनट में लगभग कितनी बार श्वास लेता है, 18 से 24 बार। और यही जो वयस्क व्यक्ति है सामान्य में, ये अपन आगे और किशोरावस्था में इसमें भी बात करेंगे, तो तब आपको बता देंगे कि अपन जो वयस्क लगभग कितनी बार, 12 से 18 बार अपनी श्वसन क्रिया होती है। वही शेषावस्था में कितनी होती है, 18 से 24 बार। अब आती है शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 270। यानी जो शेषावस्था में जो बालक है उसमें कितनी हड्डियां होगी, जन्म लेते ही 270। अब दांतों की बात करें तो बच्चे में, छोटे बच्चों में कौन से दांत होते हैं, दूध के दांत होते हैं। तो दूध के दांत कब आना शुरू हो जाते हैं, 6ठे माह में। यानी जैसे ही बालक 6 माह का में आरंभ होता है, 6 माह का होना आरंभ होता है, उसके दूध के दांत आना शुरू हो जाते हैं। और 1 वर्ष में कितने दांत आ जाते हैं, 8, दूसरे वर्ष में 14, तीसरे वर्ष में 16 से 18 और 4 वर्ष तक उसके समस्त 20 दांत आ जाते हैं। इसमें क्या है कि 6ठे माह में तो उसके दूध के दांत आना शुरू होते हैं, लेकिन जैसे ही वो 6 वर्ष का होगा, 6 वर्ष में दांत गिरना आरंभ हो जाते हैं। दूध के दांत 6 वर्ष में गिरना या टूटना आरंभ हो जाते हैं। यानी जो 4 वर्ष तक 6 वर्ष तक बालक के जो दूध के दांत आए थे वो 6ठे वर्ष में क्या हो जाएंगे, टूटना शुरू हो जाते हैं। फिर बात आती है कि जन्म से पूर्व समस्त अंग क्या होते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। यानी गर्भावस्था में ही बालक के शरीर का पूरा विकास हो जाता है। फेफड़े, लेकिन जो उसके फेफड़े हैं उनका विकास पूर्ण तरीके से नहीं होता है। यानी फेफड़ों को छोड़कर उसके जो सारे शरीर के अंग हैं वो सभी पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं। ये क्या होता है फिर कि जैसे ही बालक जन्म लेता है तो जन्म लेते ही उसके फेफड़े क्या होते हैं, झटके से सक्रिय होते हैं। तो उसके शरीर में अचानक से झटका लगता है, गति होती है, तो इसी कारण बालक जन्म लेते ही क्या होता है, उसको दर्द महसूस होता है और वो क्या करता है, रोना शुरू कर देता है, वो रोता है। और ये था अपने इसमें शारीरिक विकास। और जो सबसे ये शारीरिक विकास या जो अवस्थाओं में देखें तो इस शेषावस्था को क्या माना गया है, सर्वश्रेष्ठ अवस्था इसको माना गया है। अब अपन बात करेंगे, ये तो अपन ने पढ़ा शारीरिक विकास, अब अपन पढ़ेंगे शेषावस्था में मानसिक विकास है, मानसिक विकास। यानी शेषावस्था में शिशु का मानसिक विकास किस तरीके से होता है वो अपन पढ़ेंगे।
शेषवावस्था में जो शिशु होता है उसकी मानसिक विकास की गति कैसी होती है? तीव्र। शारीरिक विकास की गति भी तीव्र होती है और मानसिक विकास की गति भी कैसी होती है? तीव्र। यानी उसका जो मानसिक विकास है वो जल्दी जल्दी होता है। जन्म के समय जो शिशु के मस्तिष्क का भार है वो लगभग कितना होता है? 350 ग्राम। और जैसे जैसे इस अवस्था का यानी शेषवावस्था का अंत होता है उसके मस्तिष्क का भार कितना हो जाता है? 1250 से 1260 ग्राम। फिर आता है कि उसके सिर का भार शरीर के कुल भार का कितना होता है? 1/4 गुना। यानी शिशु का जो सिर है उसका भार कितना होगा? जितना उसका जो शारीरिक भार है, जितना उसका वेट है, उसका 1/4 भाग क्या होगा? उसके सिर का भार होगा। मानसिक विकास कैसा होता है? मानसिक विकास किस तरीके से होता है? शेषवावस्था में संवेदनाओं के माध्यम से या फिर अपनी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उनके माध्यम से इसका बालक का मानसिक विकास होता है। 5 ज्ञानेंद्रियां अपनी वही आंख, कान, नाक, इनके त्वचा, इसके माध्यम से बालक का मानसिक विकास होता है। शेषवावस्था में बालक क्या करता है? लगभग अपने जो पूरे दिन का 80% भाग यानी कि 15 से 20 घंटे वो किसमें बिताता है? सोने में बिताता है। और सोने से उसका क्या होता है? मानसिक विकास होता है। यानी अब अपन क्या कहेंगे? कोई भी छोटा बालक है वो सो रहा है, यानी ये नहीं कि वो नींद निकाल रहा है, क्या कर रहा है? वो उसका मानसिक विकास कर रहा है। फिर बालक जब छोटा होता है, शेषवावस्था में होता है, तो उसमें स्थायी स्मरण शक्ति का अभाव होता है, यानी उसमें स्थायी स्मरण शक्ति नहीं पाई जाती। यानी धीरे धीरे एक बार अपन ने उसको बात बताई भाई ये अंकल है, तो 2-3 दिन बाद वो वापस भूल जाएगा, फिर वापस उसको धीरे धीरे याद आएगा, यानी उसमें स्थायी स्मरण शक्ति नहीं पाई जाती है। 6 माह तक यानी शुरू के 6 माह तक वो क्या बोलता है? कुछ अस्पष्ट ध्वनियां बोलता है जो अपने को समझ में भी नहीं आती है। ऐसे हर कुछ वो बोलता रहता है, अस्पष्ट ध्वनियों का वो उच्चारण करता है। इसके बाद शेषवावस्था के अंदर उसमें कैसी प्रवृत्ति होती है? नकल करने या अनुकरण करने की प्रवृत्ति उसमें पाई जाती है। यानी बच्चा अपने सामने जिसको जो करते हुए देखेगा वो वैसा ही करना शुरू कर देगा। जैसे मान लो कि उसकी माँ झाड़ू लगा रही है, तो अब भले उसको बहुत झाड़ू लगाना थोड़े ना आते छोटे बच्चे को, लेकिन फिर भी वो झाड़ू को जबरदस्ती दोनों हाथों से उठाएगा और इधर उधर ऐसे ऐसे करेगा। अगर वो उसके पापा को कोई फाइल खोलते हुए या कोई किताब खोलते हुए देख रहा है तो वो भी हर कुछ इधर उधर करने पलटेगा और वैसे ही वो करेगा। तो शेषवावस्था में कैसी प्रवृत्ति होती है? बालक में नकल या अनुकरण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। शेषवावस्था में जो बालक की जिज्ञासा होती है वो कैसी होती है? प्रबल होती है। यानी वो हर चीज के लिए पूछता है। किससे प्रश्न करता है वो? क्या या कौन से प्रश्न करता है कि ये क्या है, ऐसा, ये कौन है, ये हर चीज के बारे में वो पूछेगा। किससे प्रश्न करेगा? क्या और कौन से, यानी उसकी जिज्ञासा कैसी है? प्रबल है। जन्म के 2 माह के बाद वो किसको पहचानने लग जाता है? धीरे धीरे अपनी माँ को पहचानने लग जाता है। और 3 माह के बाद वो अपनी माँ की आवाज को भी पहचानना शुरू कर देता है। इसके बाद आता है कि जन्म से 2 वर्ष तक सीखने की जो गति होती है वो क्या होती है? बहुत ही तीव्र होती है। इसीलिए शेषवावस्था को क्या कहा गया है? सीखने का स्वर्ण काल कहा गया है। ये अपन ने अभी पहले परिभाषाओं में भी पढ़ा था कि शेषवावस्था को क्या कहा गया है? सीखने का स्वर्ण काल। क्यों कहा गया है? क्योंकि जो जन्म से 2 वर्ष तक का समय है इसमें बालक बहुत ही ज्यादा तीव्र गति से सीखता है। उसके बाद आती है उसकी रुचियों में भिन्नता, यानी उसकी रुचि हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। कभी उसको क्या चीज अच्छी लगती है, कभी वो हंस रहा है, कभी रो रहा है, या उसको कभी खेलना पसंद है, कभी किसी चीज से ऐसी तोड़ फोड़ करना पसंद है। तो उसकी रुचियों में क्या आती जाती है? भिन्नता आती रहती है। अब इस वाली ये जो मानसिक विकास है और जो इसमें शेषवावस्था है, शेषवावस्था के अंदर बच्चे को सिखाने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? यानी अगर आप उसको कुछ भी चीज सिखा रहे हो, पढ़ा रहे हो, तो वो किस माध्यम से सिखाएंगे? अपन किंडरगार्टन या मॉन्टेसरी पद्धति से, यानी खेल विधि में खेल के माध्यम से अपन इस अवस्था में बालक को शिक्षा देते हैं। ये था अपने पास शेषवावस्था में
मानसिक विकास अब अपन पढ़ेंगे, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, ये अपन पढ़ेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।